हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 को। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम वगैरह पर पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स सोल्व हो सकें। यूनिट 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया यूनिट है, मतलब मज़ा आ गया इस यूनिट को पढ़ने में। अगर आप पिछली कुछ यूनिट्स में थोड़े बहुत बोर हुए हो, क्योंकि वहाँ पर हमने मैथमेटिकली डिस्कशन ज़्यादा करा हुआ है, जो हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है पेडागोजी वाला, वो डिस्कशन थोड़ा सा कम चला अभी हमारी। अगर हम लास्ट 3-4 यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर हम दोबारा से थ्योरेटिकल डिस्कशन पर लौट कर आते हैं और डिस्कस करेंगे गणित अधिगम के आकलन के उपागम के बारे में। मैथमेटिक आप मैथमेटिक्स की बात करूं या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स पेडागोजी की बात करूं तो उस सब्जेक्ट पेडागोजी का असेसमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हुए हैं कि यार इसका असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, इसका एवेल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट भी होता है। मीन्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आते हैं और हमारे बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम यूनिट 10 को। चलिए, विद्यालय से पूर्व अवस्था पर गणित अधिगम की प्रकृति। विद्यालय से पहले बच्चा गणित किस तरह से सीख रहा होता है? भाई स्कूल तो आया नहीं, अब वो घर पर ही है। घर पर भी क्या बच्चा कुछ गणित सीख जाता है या फिर नहीं सीख पाता है? क्या बिना विद्यालय के बच्चा गणित सीख जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, बच्चा विद्यालय आने से पहले भी गणित सीख रहा होता है। और जो व्यक्ति कभी विद्यालय गया ही नहीं, वह भी गणित सीख रहा होता है। अब वह गणित कैसे सीख रहा होता है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करके अपनी गणितीय सोच को विकसित करता है। ग्रामीण बच्चे की बात करें तो मौखिक गणित में ज्यादा प्रतिभावान होते हैं। विद्यालय के पूर्व की अवस्था में बच्चे के वातावरण में घटित प्रत्येक घटना गणित अधिगम के लिए उपयोग किया जा सकता है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मान लो कि एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक खेत है, खेत में कुछ भी फसल बोना है या उसका पार्टीशन करना है, जो भी काम करना है तो वहां पर गणित लगने वाली है। मान लो कि यार पाइपलाइन बिछाना है, ठीक है, मीन्स जो खेत में पानी देने के लिए पाइप को बिछाना है, तो पाइप को बिछाओगे तो वहां पर गणित लगेगी। कितना अनाज बोना है, कितना अनाज कितनी वहां पर पैदावार हुई, ये यहाँ पर क्या लगेगी? गणित लगेगी। और मैं बात करूँ तो वो लोग ओरली बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम ग्रामीण बच्चों की छोड़ दें, जो छोटी मोटी दुकानों पे काम करने वाले लोग होते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। तो ये चीज़ें बच्चे बिना स्कूल जाए या विद्यालय से पहले ही सीख लेते हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 2 से 3 साल के बच्चे, वह भी हालांकि उनके अंदर ये सारी चीजें तो नहीं डेवलप होती, जोड़ना घटाना गुणा भाग, लेकिन वे फिर भी अलग तरीके से गणित को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में प्रत्येक बच्चे की शुरुआत होती है। बच्चा सबसे पहले स्थूल चीजें यानी कि कॉन्क्रीट मटेरियल्स के बारे में सीखेगा, कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझेगा और यहीं से गणित समझने की शुरुआत हो जाएगी। बच्चा मूर्त तत्वों या पदों के साथ सक्रिय हस्तकौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि खाली जगह छोड़ देगा और ये पूछेगा कि इनमें से कौन सक्रिय हस्तकौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। तो मूल तत्वों के साथ सक्रिय हस्तकौशल मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक क्रिएटिविटी प्रदान करता है कि बच्चे अपनी अपनी जो मैथमेटिक्स की जो स्किल्स है, मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको और आगे तक बढ़ा सकें। ठीक, आगे बात करेंगे। गणित अधिगम विकासात्मक संबंधों, संप्रेषणात्मक, संज्ञानात्मक के लिए एकदम सटीक है, जिसकी मूर्त से अमूर्त अवधारणा की और अधिगम की निरंतरता की रूपरेखा बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम संज्ञानात्मक विकास करना है तो संज्ञानात्मक विकास करने के लिए गणित का अधिगम जरूरी है। गणित अधिगम के आकलन के सिद्धांत। अब गणित अधिगम के आकलन के सिद्धांत दिए हुए हैं, कुछ किस किस तरह से आकलन किया जाता है, क्या क्या हम इन्वॉल्व करते हैं आकलन करने के लिए। सबसे पहले बात आता है पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत। गणित में आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए कि जो बच्चों के सीखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही बच्चे सीखने की आवश्यकता के लिए योग्य बनने की आवश्यकता है। पाठ्य वस्तु का सिद्धांत ये बोलता है, पाठ्य पुस्तक नहीं, ये पाठ्य वस्तु है कि देखो जो बच्चे हैं, बच्चों के सीखने के लिए क्या जरूरी है उसी का आकलन करो। ठीक है, सेकंड क्लास का बच्चा है या थर्ड क्लास का बच्चा है, उस क्लास के बच्चे को सीखने के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है गणित में, उसका आकलन किया जाए। जैसे हम बात करें कि छोटा बच्चा है सेकंड क्लास का, उसे पता चले कि यार ये चौकोर होता है, ये त्रिभुज होता है, ये गोला होता है, इसका आकलन करना आना चाहे, वो ऐसा कर सके कि यहाँ पर कितनी बॉल्स है, यहाँ पर 5 बॉल है, 5 बॉल को 5 के साथ वो मैच कर सके, छोटे मोटे प्लस माइनस कर सके कि 7 प्लस कितना करें कि 9 आ जाए,
तो ये छोटी मोटी चीजें बच्चे के अंदर आ जाएं, ठीक। तो इसी के हिसाब से क्या हो, उसका आकलन होना चाहिए। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात करें तो आकलन को गणित अधिगम को बढ़ाने वाला एवं अच्छे सूचनात्मक अभ्यास को सहयोग प्रदान करने वाला होना चाहिए। जो आकलन है वो कैसा हो, आकलन ऐसा हो जो गणित अधिगम को बढ़ाए और सूचनात्मक अभ्यास को सहयोग प्रदान करे, मतलब बच्चे के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको और हेल्प करे। मीन्स बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चा अभी तक सीख कर आया, बच्चे का अभी तक जो भी अधिगम हुआ, उसको और क्या मिले, उसको और बढ़ावा मिले, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि बच्चों ने क्या सीखा और वे क्या कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए बच्चे को। तो ये अधिगम के सिद्धांत के अंदर आ जाएगा। निष्पक्षता का सिद्धांत, आकलन आपका न्याय संगत होना चाहिए, ठीक। आकलन से प्रत्येक विद्यार्थी को महत्वपूर्ण गणित सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, महत्वपूर्ण गणित सीखने का लाभ बच्चे को कहां से प्राप्त होता है, महत्वपूर्ण गणित सीखने का लाभ बच्चे को आकलन से प्राप्त होता है। आकलन उच्च आकांक्षाओं और वृद्धि को प्रोत्साहित करने का एक साधन होना चाहिए, इसकी बजाय कि छन्नी की तरह नहीं। छन्नी की तरह नहीं का मतलब कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपने आकलन करा और आकलन करने के बाद आपने बच्चे को बच्चे पर लेवल लगा दिया कि यार तुम वीक हो, तुम एवरेज हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम टॉपर हो, तुम वीक स्टूडेंट हो, तुम्हें मैथ्स नहीं आता है, या फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, जो भी कुछ है। बच्चे को लेवल नहीं करना, बच्चे को बुद्धू साबित नहीं करना, यार तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। ऐसा आकलन नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष आकलन कब हो सकता है, निष्पक्ष आकलन तभी हो सकता है जब विद्यार्थी को वही समायोजन और रूपांतरण उपलब्ध हो जो उसे अनुदेशन में प्राप्त हुए। कहने का मतलब यह है, अनुदेशन मतलब क्या, अनुदेशन मतलब जो टीचर ने पढ़ाया, ठीक है। टीचर ने जो पढ़ाया अगर आप बच्चों से वही पूछोगे तो बच्चे उसके आंसर कर पाएंगे, या फिर उसी से रिलेटेड चीजें पूछोगे। मीन्स अगर आपने बच्चे को सिर्फ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है, आपने सेकंड क्लास तक बच्चे को ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ाया है, और अगर वहां पर आप एक छोटा क्वेश्चन भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन का पूछ लेते हो तो ये निष्पक्ष है, सॉरी ये पक्षपात सहित है। अगर इसको पक्षपात रहित बनाना है तो आपने जो पढ़ाया आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बात। आकलन एक खुली प्रक्रिया होना चाहिए जहां पर 3 पहलू बंधु हैं। पहला, विद्यार्थी को आकलन के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बच्चे को पता हो कि उसका आकलन किया जा रहा है। दूसरा, आकलन के सभी स्तरों पर अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। तीसरा, आकलन विधि को परीक्षण और संशोधन के लिए मुक्त होना चाहिए। मीन्स आपने आकलन करा और हो सकता है कि आपको आकलन में कुछ चेंज करना पड़े तो वो उसके लिए मुक्त होना चाहिए, ठीक, यानी उसमें चेंज किया जा सके, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। आगे बात करेंगे, आकलन को गणितीय अधिगम के बारे में वेद अनुमान को बढ़ावा देना चाहिए। वेद अनुमान मीन्स जो चीज सटीक है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आकलन को एक स्थिर अनुरूपता की प्रक्रिया होना चाहिए। 3 प्रकार की स्थिर अनुरूपता आकलन में होना चाहिए। पहला, आकलन के चरण आपस में अनुरूप होना चाहिए, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। द्वितीय, जिस उद्देश्य के लिए आकलन का आयोजन किया है उसे आकलन का तारतम्य होना चाहिए। तारतम्य मतलब कि आकलन उसको फॉलो करे जिस उद्देश्य के लिए उसे आयोजित किया जा रहा है। मतलब अगर आपने आकलन इसलिए आप आयोजित कर रहे हो ताकि आपको पता चले कि कितने बच्चों को निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो आकलन उसको बताए, आपको बताए कि हाँ इन बच्चों को निदानात्मक चीजों की जरूरत है, ये बच्चे इसे नहीं सीख पाए हैं। तृतीय, आकलन को पाठ्यक्रम और सूचनाओं के साथ सामंजस्य होना चाहिए। आकलन ऐसा हो जो आपका करिकुलम और जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चले, मीन्स उससे जुड़ा हुआ हो, अलग ना हो, ठीक है। तो ये है गणित में आकलन की प्रकृति, गणित में अधिगम की प्रक्रिया की प्रकृति से काफी निकटता से संबंध है। गणित में जो आकलन की प्रकृति होती है वे अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति से बहुत ही जुड़ी हुई है, क्योंकि गणित में देखो होता ही है, जब आप गणित सीख रहे होते हो तो आप बच्चे को एक बार बताते हो कि ये 6 + 2 कितना होगा। तो मान लो छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा मीन्स जो स्टार्ट ही कर रहा है, तो वहां पर हम कुछ इस तरह से बताते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 5 6 स्टिक हो गई, फिर 2 और 8 कर दो, टोटल काउंट कर लो तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। अब आप बच्चे को 7 + 2 करने के लिए दोगे, 3 + 4 करने के लिए दोगे, 5 + 6 करने के लिए दोगे, तो ये क्या हुए, ये प्रैक्टिस ही तो कर रहा है बच्चा। और जब गणित का आप आकलन कर रहे होगे तब दोबारा से आप इन्हीं क्वेश्चंस को दे रहे होगे। तो भाई जब आप गणित की अधिगम प्रक्रिया करते हो उसी के साथ साथ आकलन गणित में चलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो गणित की अधिगम प्रक्रिया से जो आकलन है वो काफी हद तक जुड़ा हुआ होगा। आई बात यहाँ तक समझ में। इसीलिए गणित का आकलन क्या होता है, अधिगम की क्रमबद्धता की उपयुक्तता होना चाहिए गणित के आकलन में, कि जिस क्रम से आपने पढ़ाया है उसी क्रम से आप आकलन लो। अनुभवात्मक एवं संदर्भात्मक होना चाहिए आपको जो आकलन है,
बच्चे के अनुभव पर आधारित हो। संदर्भात्मक मतलब उसमें हर चीज शामिल कर ली हो, कुछ छूट ना गया हो। कॉन्क्रीट एंड कॉन्टेक्चुअल टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मीन्स मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए आकलन। मौखिक से प्रदर्शन की ओर होना चाहिए, क्रियाकलाप से लिखित की ओर होना चाहिए। पहले एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक, उसके बाद रिटर्न वर्क होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें हैं। संयोजन की ओर हो, संयोजन की ओर हो, जबकि गणित आकलन में अनेक सीखने के एक से अधिक तरीके होते हैं। ऐसी अवधारणाओं के अधिगम के आकलन के लिए एक से अधिक तरीके हैं। जैसे कि गणित में सीखने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, इसी प्रकार यदि आप उसका आकलन करोगे तो उसके भी एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक। तो आपको हमें सभी तरीकों को लेकर चलना है साथ में, ताकि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है हमारी कक्षा में उसको क्या बोल सके, नर्चर मिल सके, ठीक, उसे बढ़ावा मिल सके, हर एक की लर्निंग हो सके। गणित अधिगम की आकलन की बीमारी। अब गणित अधिगम की आकलन की बीमारी क्या है, तो इसके बारे में एनसीईआरटी 2009 ने कुछ बीमारी दी हुई हैं। सबसे पहले अवधारणाएं और विधियां। प्राथमिक स्तर पर सभी गणितीय अवधारणा और विधियों को 10 विस्तृत क्षेत्रों में शामिल किया गया है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणा, ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत आता है, ठीक है। और सीटेट में आता है तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये अदर एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये अदर एग्जाम्स में भी आपको पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ रहे हो तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर नहीं है, कौन सा आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हो, ठीक है। इनको प्याजे से रिलेट कर देते हैं कि कौन सा प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग आप थर्ड स्टेज में बच्चों को पढ़ाओगे, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो प्याजे के अकॉर्डिंग आप फोर्थ स्टेज में पढ़ाओगे, ठीक। तो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है वो प्याजे की थर्ड स्टेज में होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा तब उसे संख्याओं के बारे में बताया जाएगा, संख्याओं की चारों संक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। भिन्न के बारे में समझाया जाएगा दशमलव के साथ में। समय एवं स्थानिक समय, समय मतलब कि आवर, मिनट, सेकंड, डे, वीक, ईयर, इन सब का कॉन्सेप्ट से बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मानक व मापन, मानक व अमानक दोनों तरीके से, मतलब हाथ से मापन कैसे कर सकते हो आप, एक लकड़ी के टुकड़े से मापन कैसे कर सकते हो, इसके साथ साथ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और वेट में अगर बात करें किलोग्राम, ग्राम, इन सब के बारे में बताया जाएगा। समस्या समाधान, आकृतियां 2D 3D फिगर्स के बारे में। आंकड़ों का प्रबंधन, 5th क्लास तक आंकड़ों का प्रबंधन करना सिखाया जाता है, आंकड़ों के प्रबंधन का विश्लेषण करना नहीं सिखाया जाता। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा एक और बार, आंकड़ों का प्रबंधन करना सिखाया जाता है, आंकड़ों के प्रबंधन का विश्लेषण करना नहीं सिखाया जाता। इनके प्रबंधन का विश्लेषण उच्च प्राथमिक कक्षाओं में होता है, या फिर हम कह सकते हैं माध्यमिक कक्षाओं में होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया हुआ है। मूल बीजगणितीय प्रक्रिया केवल उच्च प्राथमिक स्तर में की जाएंगी। मूल बीजगणितीय प्रक्रिया जो होती है, जैसे अगर हम बात करें कि 2x + 3 = 6, इसे सोल्व करो तो ये उच्च प्राथमिक का भाग है। साधारण समीकरण, ये साधारण समीकरण ही है, ये भी उच्च प्राथमिक में आएगा, ठीक। इसके अलावा अब अगर हम रेशो वगैरह की बात करें तो ये भी आपके उच्च प्राथमिक में आते हैं, अनुपात, समानुपात। गणितीय तर्क क्षमता, बच्चे में गणितीय तर्क क्षमता की विकास करना है। गणित अधिगम में तार्किकता पर इसलिए बल दिया जाता है क्योंकि ये केवल समस्या को हल करने और प्रस्तुत करने के तरीके को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये बच्चे की भाषा, तर्कपूर्ण संप्रेषण को प्रस्तुत करने के तरीकों और दैनिक जीवन में संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। तो गणित में तार्किकता पर बल क्यों दिया जाता है, इसके रीजंस क्या क्या हैं। पहला, समस्या समाधान पर फोकस होता है, समस्या समाधान सीखता है बच्चा। बच्चे की भाषा तर्कपूर्ण संप्रेषण को प्रस्तुत करने के लिए तरीकों को बढ़ावा देती है, और दैनिक जीवन में संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। ये 3 पॉइंट यहाँ से हमें पकड़ में आए, इसलिए हम तर्क क्षमता का विकास करते हैं। गणित की ओर मनोवृत्ति, बच्चे का ध्यान गणित की ओर जाए, बच्चे का एटीट्यूड गणित की तरफ बढ़े। समस्या को हल करने में गणितीय ज्ञान एवं तकनीकों का उपयोग होना चाहिए। संप्रेषण, गणित संप्रेषण का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि गणित में जो भी चीजें वो सुस्पष्ट, तर्कपूर्ण, उपयोगी और अनुशासित होती हैं। योग में चिन्हों का उपयोग आकृति, आलेख, चार्ट, लिखित संप्रेषण से ज्यादा सुस्पष्ट और क्रमबद्ध बनाते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 × 6 + 12, अब ये मुझे क्लियर समझ में आ रहा है यार, 2 में 6 का गुणा करना है प्लस 12 लिखना है। अगर मैं इसकी जगह हिंदी में लिखूं कि 2 को 6 से गुणा करके फिर उसमें 12 जोड़ना है, अगर इस तरह से मैं बोलता हूं तो उसमें लिखने में काफी दिक्कत होगी, ठीक, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा लिखना अच्छा
अच्छा होता है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट आलेख की बात करें तो जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, आंकड़ों के लिए अगर आप एक ग्राफ बना देते हो, अगर आप क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि इस तरह से ऐसा 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 एक ग्राफ चलता होता है और जो विकेट गिरे होते हैं उन्हें ऐसा ऐसा बता देता है कि यार यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका विकेट गिरा हुआ है, ठीक। तो इससे समझना ज़्यादा आसान होता है। हालांकि इसके अदर में मैं आपसे बात करूं कि आपको इसके सामने आंकड़े प्रस्तुत किया जाए कि यार पहला विकेट 25 रन पे गिरा, दूसरा 30 रन बनने के बाद गिरा, फिर 50 रन पर गिरा, फिर 100 रन पर गिरा, 150 रन पर गिरा। इससे ज़्यादा आसान ये होगा कि इस तरह का ग्राफ दिखा दिया जाए और यहाँ पर रन बता दिए जाएं और यहाँ पर ओवर बता दिए जाएं कि इस ओवर में गिरा, इस इतने इतने रन पर गिरा, ठीक है। और यहाँ पर क्रिकेटर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आर लिख दो, भाई रोहित शर्मा ओपनर आता है पहले उसका गिर गया, फिर सेकंड डाउन कोहली आया था उसका गिर गया, ठीक है। फिर और भी कोई भी मान लो जो भी आते हैं उन सबके विकेट गिर गए, ठीक। बिकॉज हुआ ये है ना कि जब से एम एस धोनी ने रिटायरमेंट लिया है तब से मैंने क्रिकेट नहीं देखा, तो मुझे अब तो प्लेयर्स के नेम भी याद नहीं है। तो होता है कभी कभी, मतलब जो मज़ा आता था वो मज़ा आता नहीं क्रिकेट देखने में। स्टंपिंग के पीछे जो धोनी की बात होती थी वो तो किसी और की है नहीं। चलो छोड़ो ये सब बातें। कक्षा कक्ष के आकलन के लिए तैयार एक प्रणाली अध्यापकों को यह ज्ञात कराने के लिए सहायता करती है कि बच्चे कक्षा कक्ष में क्या और कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कैमरा नेट एल। कैमरा नेट एल का स्टेटमेंट में ये लिखा है कि बच्चे के जब गणित अधिगम कर रहे होते हैं तो क्या क्या हो रहा होता है, सोचते हैं, समस्या का हल करते हैं, रचना करते हैं, रूपांतरण करते हैं, जांच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, पढ़ लीजिएगा इसका एक बार, ठीक है। इसमें हर चीज़ आ जाती है जो जो भी आप कर रहे हो। शैक्षणिक पाठ्यचर्या। शैक्षणिक पाठ्यचर्या के आकलन से ज़्यादा परिचित है। इसमें अधिकांशतः सूचनात्मक उद्देश्य लिखे होते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। आकलन किस किस तरीके से हो सकता है? आकलन औपचारिक अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। एंड मौखिक लिखित प्रदर्शन तीनों तरीके का हो सकता है। विभिन्न स्थितियों में अध्यापक के अवलोकन द्वारा संख्यात्मक या गुणात्मक हो सकता है। व्यक्तिगत हो सकता है, किसी एक बच्चे का हो सकता है, या फिर पूरी कक्षा का एक साथ भी हो सकता है। तो ये अच्छा पॉइंट है। स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज पाठ्यसेवा में क्रिया है, इन्हें हमें शामिल करना होगा। सहभागिता, विचार विमर्श, प्रतियोगिता, गणितीय ओलंपियाड, मॉडलिंग, प्रदर्शनी, ये सारी चीजें। रुचि अभी बच्चे की रुचि अभिवृत्ति के अकॉर्डिंग हो, सृजनात्मक योग्यता का विकास हो, मनोरंजन क्रियाकलाप इसमें शामिल किए जाएं, ये सारी चीजें हैं। विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को जो हम यूज करते हैं, हम ये बोलते हैं कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यूज करना है। सॉरी, एक मिनट, रुको यार। यहाँ पर विद्यार्थी केंद्रित लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच वैसे होता है अधिगम केंद्रित। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी नहीं आएगा, फिर यहाँ पर अधिगम आएगा, क्योंकि लर्निंग सेंटर है। अगर ये लर्नर सेंटर होता तब ये विद्यार्थी केंद्रित होता। लर्निंग सेंटर है मतलब ये अधिगम केंद्रित है। यहाँ ट्रांसलेशन बहुत एरर है ना, अगर आप इन एनआईओस में भी देखोगे तो इन्होंने भी ट्रांसलेशन एरर करा हुआ, क्योंकि सरकारी लोगों ने प्रूफ रीडिंग करी है और सरकारी लोग कैसे प्रूफ रीडिंग करेंगे तो वो हमें पता ही है। अधिगम की प्रक्रिया, तकनीकी और व्यूह रचना पर बल दिया जाता है। यदि अधिगम की प्रक्रिया अच्छी है तब ज्ञान, दक्षता और अर्जन आसान हो जाएगा। देखिए अधिगम केंद्रित अप्रोच है, अधिगम केंद्रित अप्रोच है तो अधिगम की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सी टेक्निक का आप यूज कर रहे हो, इन सब पर बल दिया जाएगा। अधिगम की प्रकृति क्या है, किन संदर्भों में करना है, इस पर बात की जाएगी। अगर आप अधिगम की प्रकृति और उसके संदर्भ का पता कर लेते हैं तो अधिगम उससे आसानी से होगा, या मीन्स उसका आकलन आसानी से हो पाएगा, अच्छे तरीके से हो पाएगा। बच्चे के द्वारा अधिगम पर प्रमुखता से नियंत्रण होता है। बच्चा उतना ही सीखता है जितना सीखने की उसकी इच्छा होती है। ये उससे रिलेटेड है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से रिलेटेड, कि बच्चे जब तक बच्चे की सीखने की इच्छा ना हो या बच्चे को मजा नहीं आ रहा हो सीखने में, बच्चा नहीं सीख पाता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि अधिगम एक शांत एवं जनतंत्रीय प्रक्रिया, जनतंत्रीय प्रक्रिया का मतलब है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय होता है, अध्यापक सक्रिय अधिगम के लिए साधन उपलब्ध कराता है। एंड अध्यापक की मुख्य भूमिका अधिगम में सहयोग प्रदान करना और साधन उपलब्ध कराना होती है। मुख्य भूमिका अध्यापक की होगी कि वह सहयोग प्रदान करे, साधन उपलब्ध कराए, जो जो चीज की जरूरत है। इस प्रणाली में क्रियाकलाप आधारित विधि बच्चे के सीखने के लिए सक्रिय कार्य करती है। तो अधिगम केंद्रित उपागम में जो क्रियाकलाप आधारित विधि रहेगी बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय काम करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है मुझे लास्ट वाला। देखिए लास्ट वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा एराइज हो सकता है कि अधिगम केंद्रित प्रणाली में
बच्चे के सीखने के लिए कौन सी प्रणाली या कौन सी विधि सक्रिय बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय करती है? अधिगम केंद्रित प्रणाली में कौन सी विधि बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय करती है? तो अधिगम केंद्रित में जो क्रियाकलाप आधारित विधि है वो बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय करती है। ठीक है। विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली अब आई आपकी, ये है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या करा था, दोनों ही जगह विद्यार्थी विद्यार्थी कर दिया। इस प्रणाली में निष्कर्ष एवं दक्षता जो हम प्राप्त करने चाहते हैं इसकी अपेक्षा अधिगम की प्रक्रिया तकनीक का आकलन ही इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। मीन्स इसका उद्देश्य इन्होंने तो ये बताया कि अधिगम की प्रक्रिया और तकनीक का आकलन इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में बच्चे का आकलन उस समय किया जाता है जब वह अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त होता है, ना कि तब जब वह इकाई समाप्त कर लेता है। देखो क्या होगा, जब लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना, बच्चे का आकलन कब कर रहे हैं, जब वह अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त है। यानी कि जब बच्चा सीख रहा है तभी उसका आकलन करते जा रहे हैं कि यार बच्चा किस तरह से सीख रहा है। ठीक है, तुरंत आकलन चलता जा रहा है, टीचर ऑब्जर्व करता जा रहा है। ठीक, या फिर हर एक चैप्टर जैसे एक्सरसाइज खत्म भी नहीं हुई, ऐसा कह सकते हैं हम कि एक एक्सरसाइज टीचर ने स्टार्ट करी, उसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में से फर्स्ट क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन एक से और लास्ट के 5 क्वेश्चन ऐसे, टीचर फर्स्ट क्वेश्चन बताता है और वो ये देख लेता है कि कितने स्टूडेंट है जिसने बाकी के चारों क्वेश्चंस कर लिए, मतलब जिसने बाकी के चारों क्वेश्चन कर लिए उसने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा है। ठीक, और उसने जब फिफ्थ बताया तो फिफ्थ के बाद बाकी के सारे क्वेश्चन बच्चों ने कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह से टीचर आकलन करता हुआ जा रहा है। ये नहीं करेगा कि यार ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होगी, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म होगा, फिर ये यूनिट पूरी खत्म होगी, फिर मैं इनका असेसमेंट लूंगा और फिर करूंगा। ठीक, वो तो टीचर सेंटर्ड होती है। आकलन अधिगम के संदर्भ में ही किया जाता है, यह वास्तविकता जीवन की स्थितियों अनुभवों को संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रणाली में आकलन की इन क्रियाओं में सहभागिता, समूहकारिता, पोर्टफोलियो, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। लचीला आकलन होता है, बच्चों की स्वतंत्रता की भावना प्रदान कराता है। ठीक, मतलब लचीला आकलन बच्चों को स्वतंत्रता की भावना प्रदान कराता है, तो हमें आकलन में लचीलापन रखना पड़ चाहिए। स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट बहुत अच्छी बात है। स्व आकलन से बच्चों के अंदर काफ़ी चीज़ें विकसित होती हैं। स्व आकलन तभी प्राप्त होता है जब बच्चा अपने द्वारा किए गए कार्य गुणों का स्वयं मूल्यांकन करे, यानी स्वयं ही निर्णय ले। स्व आकलन द्वारा प्रदान की गई सूचना सरलता से निर्धारित नहीं होती, जैसे कि विद्यार्थी अपने क्रियाकलाप को तैयार करने में कितना प्रयास किया है। हाँ, आप कह सकते हैं यार स्व आकलन में मतलब चीज़ें आसानी से पता नहीं चलती और इसमें दिक्कत भी होती है। दिक्कत यह है कि बच्चा अपने हिसाब से अपना आकलन कर रहा होता है, तो कई बार वो उतना रिलायबल ये होता नहीं है स्वयं आकलन। ठीक, किसी अन्य तकनीक की तुलना में स्वयं आकलन ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, बट इसके बेसिस पर आप फाइनल रिजल्ट नहीं बना सकते। इसमें होता यह है कि एक क्वेश्चन बच्चे ने सोल्व करा, अब टीचर बच्चे से बोलता है चलो अच्छा देखो, तुम खुद देखो कि इसमें क्या कहाँ गलती है। अब जब बच्चे से देखेगा तो बच्चे को लगेगा अरे यार मैंने ये स्टेप गलत कर दी, यहाँ पर मैंने माइनस की मिस्टेक कर दी, तो बच्चों को फिर याद रहेगा कि मैं क्या क्या गलतियाँ करता हूँ। स्वयं आकलन से बच्चों को पता चलता है कि मैं क्या क्या गलतियाँ करता हूँ, तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है बच्चे के लिए। गणित में स्वयं आकलन अधिगम को सुधारेगा क्योंकि ये बच्चे के ध्यान को मापित उद्देश्यों पर केंद्रित करता है, बच्चे को प्रोत्साहित करता है। अधिगम के बारे में कैसे सोचना है, स्वयं आकलन कैसे करना है, बच्चे इसके बारे में सीखते हैं। उनकी समझ की संरचना करता है, मतलब बच्चे अपनी समझ के बारे में सीखते हैं, फिर अपनी समझ को और क्रिएट करते हैं। ये जानना कि आकलित सूचनाओं का उपयोग कैसे होता है, सुधार के बारे में जानता है। उसे पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, इसका किस किस तरह से सुधार हो सकता है। प्रदर्शन विधि गणित में होती है। गणित अधिगम में स्वयं आकलन की कुछ तकनीकी है। छानबीन करना, बच्चा खुद छानबीन कर रहा है। तुलना करना, खुद को कंपेयर कर रहा है। मीन्स मान लो वो दो दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक दोस्त ये बैठा हुआ है, एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, इस तरह से बेंच पर बैठे हुए हैं। ये इनकी यहाँ पर बैग रखे हुए हैं। अब ये दोनों देख रहे हैं, ये कह रहा है यार मैंने ये गलती करी, ये कहेगा मतलब ये देखेगा कि चलो यार मेरे इतने नंबर है, ये इससे पूछेगा तू बता तूने ये क्वेश्चन कैसे करा, ये बताएगा कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे करा है। अब इस वाले बंदे को, ए बंदे को बी बंदे की कॉपी में यार कुछ अच्छी चीजें दिखेंगी, अरे यार इसने ये स्टेप इस तरीके से लिखी है। या फिर ए वाले को बी कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो ए वाले ने तो कितना करा, ए वाले ने एक पेज में करा लेकिन बी ने तो आधे पेज में सोल्व कर लिया, तो ये कहेगा भाई तूने कौन सी मेथड से करा, तेरा आंसर इतने जल्दी आ गया। तो दूसरों के साथ तुलना करेगा बच्चा, खुद का विश्लेषण करेगा, प्रतिबिंबन करेगा, यानी कि विश्लेषण करने के बाद सोचेगा कि यार मैं, प्रतिबिंबन मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद की गलतियों कमियों के बारे में सोचना।
समूह आकलन, अभी स्वयं आकलन था, फिर आता है समूह आकलन, यानी कि पेयर असेसमेंट कहते हैं, जैसे हमें पेयर असेसमेंट भी काफ़ी चीज़ें, पेयर असेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया होता है। बस इसमें दिक्कत कभी कभी ये होती है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं तू मेरा दोस्त है तो उसे ज़्यादा नंबर दे देते हैं, मतलब इस तरह का हो जाता है कई बार, क्योंकि हम लोगों ने कर रखा है ऐसा। चलो अपन इसको थोड़ा समझते हैं ना, पेडागोजी के बारे में। समूह की प्रकृति के आधार पर उनके कार्य के संपादन का आकलन करना मुक्त, स्पष्ट और विश्वसनीय होगा ये, क्योंकि समूह में वार्तालाप मुक्त, स्पष्ट और मित्रता पूर्वक होता है। आकलन एक खुले वातावरण बिना किसी बात प्रतिबंध के होगा। यहाँ पर समूह आकलन का मतलब ऐसा है कि आपने बच्चों के ग्रुप बना रखे हैं, ये मान लो 5 बच्चे 6 बच्चे ग्रुप में बैठे हुए और इनका आकलन किया जा रहा है। प्रभावकारी सहभागिता संप्रेक्षण को बढ़ाता है ये। कई प्रकार के विचार कौशलों का विकास करना, क्योंकि देखो ग्रुप में बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, तो कई प्रकार के विचार कौशल तो बढ़ेंगे ही। समूह आकलन में सबसे जटिल बात यह है कि समूह के प्रत्येक सदस्य का योगदान सुनिश्चित करना, यह सबसे मेन बात है। जैसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में 4 लोग हैं, ठीक, अब 4 लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है चारों का इन्वॉल्वमेंट 25-25-25-25% हो, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, कोई थोड़ी कम कर रहा होगा, और इसको मतलब ही नहीं है कुछ भी करो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। ये स्वाभाविक है कि समूह के सभी सदस्य बराबर मात्रा में योगदान नहीं दे रहे हो, और इस प्रकार सदस्यों के आकलन में भिन्नता हो सकती है। समूह आकलन आपके द्वारा विद्यार्थियों के आकलन को अनुरूपित समृद्ध करता है, परंतु ये प्रमाणिक नहीं हो सकता जब इस पर अलग ढंग से कार्य किया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी शायद आपकी तरह परिपक्व ना है, क्योंकि विद्यार्थी हमारी तरह परिपक्व नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा प्रमाणिक नहीं होता है। सामाजिक गतिविधि कौशल जिनका समूह में आकलन किया जा सकता है, कौन कौन से सामाजिक व्यक्तिगत कौशल है, यानी कि इंडिविजुअल सोशल स्किल्स हैं जिनका आप आकलन कर सकते हो समूह में। समूह कार्य में भागीदारी, कि समूह में बच्चा कितनी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है, अपने अनुभवों को किस तरह से बांटता है, कार्यभार को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग किस तरह से काम को बांटते हैं कि तू मान कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, तू थर्माकोल सीट लेकर आएगा, तू इस प्रोजेक्ट का जो मटेरियल लेकर आएगा, अच्छा तेरी राइटिंग अच्छी है, तू सीट वगैरह प्रिपेयर करेगा, उसमें लिखेगा सब कुछ, इस तरह से। साथियों की सहायता किस तरह से कर रहा है, ग्रुप को लीड किस तरह से कर पा रहा है, खुद में कुछ कमी है तो उसे कैसे सुधार पा रहा है, और दूसरों के विचार को सुन रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो 5 लोग हैं तो ऐसा तो है नहीं आप अपनी अपनी चलाओगे, सुनोगे भी सामने वाले की। दत्त कार्य मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं असाइनमेंट के माध्यम से आकलन। गणित में गृह कार्य के समय और आवृत्ति के संबंध में इन अध्ययन ने छोटे और अधिक बार गृह कार्य देने के लिए संकेत दिया है। मतलब कि एक मिनट क्या लिखा है, गणित में गृह दत्त कार्य ने शोध अध्ययनों के इन प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग है, हालांकि कुछ अविरोधी निष्कर्ष इस प्रकार से हैं कि गणित में गृह का में समय और आवृत्ति के संबंध में इन अध्ययनों ने छोटे और अधिक बार गृह कार्य को देखने के लिए संकेत दिया है। असाइनमेंट का मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि छोटे उत्तर वगैरह होते, चलो इसे देखेंगे यार कि क्या ना क्या चाह रहा है। गणित में गृह कार्य के समय और आवृत्ति के संबंध में इन अध्ययनों ने छोटे और अधिक बार गृह कार्य देने के लिए संकेत किए हैं। अच्छा, ठीक। देखो ये बोलते हैं कि बच्चों को गृह कार्य ऐसा दो कि बच्चों को कम कम गृह कार्य दो और ज़्यादा गृह कार्य दो। कहने का मतलब यह है कि आपका जो गृह कार्य है उसमें वेरिएशन होना चाहिए। क्या हो उसमें वेरिएशन हो, अलग अलग प्रकार का गृह कार्य हो, बार बार गृह कार्य दिया हो, इस तरह का गृह कार्य हो, असाइनमेंट में इस तरह का आ जाएगा आपका, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत हाई यूज करा इन्होंने। गृह कार्य जिसमें पूर्व में सीखे गए पाठों का अभ्यास हो, नए भूमिकात्मक सामग्री हो जो विषय वस्तु में शामिल किया गया हो, वह केवल उसी दिन सिखाए गए विषय वस्तु को गृह कार्य देने से अधिक उत्कृष्ट है। गृह कार्य देने के लिए आपको यह नहीं कि जिस दिन आपने जो सिखाया सिर्फ आपको वही सिखाना है, आपको कुछ नया भी उन्हें गृह कार्य में देना है। उसी दिन पढ़ाए गए विषय वस्तु को गृह कार्य में देने की अपेक्षा विद्यार्थियों को पूर्व में सिखाए गए सामग्री और आगे सिखाए गए सामग्री को देना चाहिए, ठीक। गृह कार्य में सरल और कठिन प्रश्नों को समावेश होना चाहिए, ये इसकी सटीकता पूर्णता इन सबको बढ़ देगा। देखो मैं इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, आप इनको पूरा पढ़ लेना, ठीक, पीडीएफ में। इतना मीन्स ऐसा है कि हमें जनरली अंडरस्टूड ही होता है ना, जो हमें जनरली अंडरस्टूड होता है उसे मैं थोड़ा ऐसे ही स्किप कर देता हूँ, तो आप लोग देख लेना उससे। जब विद्यार्थी को उसके गृह कार्य चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है
तो उनके रुचि, उत्साह तथा अंत में उनकी उपलब्धि में सुधार होता है। देखिए, उनके गृह कार्य चुनने का अवसर दिया जाता है। जैसे एक बच्चा बोलता है सर मैं मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करके लेकर आऊँगा, एक बोलता है सर मैं मेजरमेंट वाले यानी एरिया वगैरह वाले क्वेश्चन करके लेकर आऊँगा, एक बच्चा बोलता है मैं ये क्वेश्चन करके लेकर आऊँगा। तो भाई इससे उनमें सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उत्साह आया और धीरे धीरे उनकी उपलब्धि में भी सुधार हो गया। विद्यार्थियों को उपलब्धि में एक रूप से सुधार नहीं पाया गया है। जब अध्यापकों को विद्यार्थियों को जिनको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग गृह कार्य दिया था, उन कक्षा में विद्यार्थियों को एक ही प्रकार से गृह कार्य दिया था, तुलना किया गया। हुआ ये कि आपकी कक्षा में 5 विद्यार्थी थे, ठीक है, आपने एक बार क्या करा, पांचों को सेम होमवर्क दिया, सेम वर्क दिया पांचों को, और एक बार आपने ये करा कि पांचों को अलग अलग वर्क दिया, तो इससे कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। विद्यार्थी को उपलब्धि में एक रूप को नहीं सुधार पाया गया है। जब कक्षाओं में विद्यार्थी को जिनको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग गृह कार्य दिया गया था को उन कक्षाओं के विद्यार्थी जिन्हें एक सा ही गृह कार्य दिया गया था, मतलब एक सा गृह कार्य दिया गया था, इनमें ज्यादा एक रूपता थी, और अलग अलग गृह कार्य दिया गया था, इनमें कम एक रूपता थी। ठीक, ये है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो हमने असाइनमेंट के बारे में पढ़ा उसमें से ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दत्त कार्य आकलन की आकलन प्रकृति औपचारिक यानी कि ये फॉर्मल होता है। गृह दत्त कार्य यानी कि होम असाइनमेंट कार्य गणन या अंकन बहुत छोटे उद्देश्य की पूर्ति करता है। विद्यार्थी को उसके द्वारा की गई गलती तथा उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पृष्ठ पोषण के रूप में विद्यार्थी को उपलब्ध कराना आकलन परिणाम को प्रस्तुत करने का बेहतर तरीका है। बच्चे को फीडबैक देना इसका बेहतर तरीका होता है कि यदि आप बच्चे को घर के लिए एक असाइनमेंट दे देते हो। चलो, तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी है। एंड रिवीजन करते रहो, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।